हेलो एवरीवन। सो प्रोसीड करते हैं YDSC सेटअप को आगे बढ़ाते हैं और उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएशंस की बात कर रहे थे। सो 2 वेरिएशंस लास्ट वीडियो में आपने देखा, थर्ड वेरिएशन मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ और उसको हम लोग लर्न करेंगे। ये YDSC सेटअप है, डी बहुत बड़ा होता है, इन दोनों के बीच का गैप स्मॉल डी होता है, वो मैंने मेंशन नहीं किया है। बाकी ये S1 S2 स्लिट्स हैं, ये स्क्रीन है, दैट इज़ अ स्क्रीन यू कैन थिंक ऑफ। और सारी इन्फॉर्मेशन वही है जो हम लोग पहले से जानते रहे हैं। नाउ लेट्स से अब इस पर लाइट को इंट्रोड्यूस कराते हैं और लेट से लाइट कुछ इस तरह से आ रहा है। अभी भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, बट ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी ऐसे सोर्स से आ रहा है जो कि सिमेट्रिकली लोकेटेड नहीं है। समवेयर यहाँ पे कोई सोर्स लोकेटेड है। कई बार आपको ये भी जानना ज़रूरी होगा कि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है, तो इनफाइनाइट से आ रहा है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली बनाना चाहोगे तो आपको अपने सोर्स को, पॉइंट सोर्स को कहाँ पे रखना पड़ेगा, इनफाइनाइट पे, सो दैट कि ये स्फेरिकल वेव फ्रंट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते किस फॉर्म में बन जाए, प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाए। तो आपको इनफाइनाइट में करना होगा। बट अगर सपोज करो कि ये एक्सपेरिमेंट आपको करने को लेबोरेटरी में बोला जाता है, तो अगर आप लेबोरेटरी में सोर्स को इनफाइनाइट पे रखेंगे तो फिर वो जमेगा नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट से लाइट और किसको इनफाइनाइट बोलना है। तो उसके लिए बेसिकली क्या होता है कि अपने सोर्स को पास में रखते हैं और एक हम लेंस ले लेते हैं। कौन सा लेंस ले लेते हैं? ये कॉन्वेक्स लेंस आप कंसिडर कर लीजिए और इसको इतना डिस्टेंस पे रखिए सो दैट कि ये डिस्टेंस कितना हो जाए, फोकल लेंथ के बराबर हो जाए। अगर ये फोकल लेंथ के इक्वल हो जाएगा तो आप पाओगे कि यहाँ से जो लाइट रेज जाएंगे वो इस तरह से जाएंगे और इसके बाद आप जान पाओगे कि दे विल बिकम पैरेलल। सो इन स्लिट्स को ऐसा अपीयर करेगा, वो लाइट रेज कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है। दैट मीन्स वो पैरेलल आ रहा है, सोलो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से चल करके आ रहा है, लेकिन हम उसको फाइनाइट डिस्टेंस पे ही रखते हैं। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉइंट सोर्स को उसके फोकस में रखेंगे और हमको पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल जाएगी और फिर इन स्लिट्स को ऐसा अपीयर होगा कि ये लाइट रेज कहाँ से आ रहे हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहे हैं, क्योंकि वो पैरेलल टू ईच अदर हैं। और इन सभी लाइट रेज को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो सभी ने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। अगर हम ऐसा लाइन बनाते हैं तो इस लाइन के से पहले इनका सबका इक्वल डिस्टेंस रहा होगा, बट ये लाइन कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, राइट। और अगर ये लाइट रेज आकर के यहाँ पे इंटरफेरेंस करते हैं, किसी भी पॉइंट पर इंटरफेरेंस करते हैं, तो किस तरह का इंटेंसिटी पैटर्न मिलने वाला है उसको हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स हमने एक पॉइंट पी चूज़ किया यहाँ पर। अब इस पर भी डिपेंड करेगा अप साइड या डाउन साइड। कहीं पर भी आप अगर पॉइंट चूज़ करते हैं तो अपने को ये देखा होगा कि यहाँ से जाने वाली लाइट वहाँ पर मिलने वाली है इस पॉइंट सोर्स से, और एक लाइट रे यहाँ से जाएगी जो यहाँ पर मिलेगी। ना यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो लाइट रेज आ रहे हैं वो S1 S2 यानी स्लिट्स पे फॉल होने से पहले भी कुछ पाथ डिफरेंस लेके चल रहे हैं। अंदर कितना पाथ डिफरेंस आता है उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब हमको बाहर वाले पाथ डिफरेंस को भी इनकॉर्पोरेट करना होगा। सो हाउ वी आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट दैट, उसके बारे में यहाँ पे बात होगी। वो आपको बताएंगे एंगल, जैसे कि ऐसा बोल सकते हैं कि लेट से ये जो आ रहा है किसी एंगल अल्फा पर आ रहा है, तो आप कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन से इसका एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, यानी हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर ये बेंड है। सो आपको प्री स्लिट से पहले कितना पाथ डिफरेंस बन रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये ऐसा परपेंडिकुलर होगा जो सभी पर परपेंडिकुलर, इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, इस पर भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब हुआ ये जो लाइन बनाया गया इससे पहले सभी ने बराबर बराबर डिस्टेंस चला बिकॉज ऑफ सिमेट्री। बट आप पाओगे कि जो S1 पर गया इसने इतना पोर्शन एक्स्ट्रा चला। ये जो एक्स्ट्रा है ये अपने को काउंट करना है कि कितना एक्स्ट्रा हुआ, यानी कि S1 वाला लाइट ऑलरेडी लीड कर रहा है और वो कितने अमाउंट से लीड कर रहा है उसको अपने को समझना है। लीड से उसकी वैल्यू डेल्टा X1 है और या फिर डेल्टा X0 है जो कि ऑलरेडी आ रहा है। सो उसके लिए हम लोग पता कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। उसको पता करने के लिए अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो आप कुछ इस तरह से बोल सकते हो कि इस एंगल के बारे में ये भी अल्फ़ा ही रहा होगा, और अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो क्या हम ये बता सकते हैं कि ये एंगल भी अल्फ़ा बनेगा एग्जैक्टली सिमिलर वे पे जिस तरह से हम लोगों ने पहले बात की थी कभी कि जो इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। तो अगर ये एंगल थीटा था तो ये भी एंगल कितना आया था, थीटा आया था। सेम लॉजिक से आप ये भी बोल सकते हो। अगर आपने ये बोला तो फिर उसके, और ये जो डिस्टेंस है S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो d होता है। सो ये जो डिस्टेंस डेल्टा X0 है, क्या यहाँ से हम लोग डायरेक्टली डेल्टा X0 की वैल्यू d साइन अल्फ़ा लिख पाएंगे? तो जनरली वो क्या आपको अल्फ़ा की वैल्यू देगा, d की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होगी या फिर दी जाएगी। तो इन दोनों से हम ये एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे। दिस इज़ एक्स्ट्रा इन द सेंस कि ये प्री टू स्लिट्स आता है। इसके बाद जो अंदर चल रहा होता है वो तो आप ऑलरेडी जानते हो कि अंदर क्या चल रहा होता है। अच्छा, ये जो d साइन अल्फ़ा है वो कांस्टेंट रहने वाला है,
इसका मतलब है वो किसी बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप यहाँ पे कंसीडर करते हो या फिर यहाँ पे कंसीडर करते हो या फिर यहाँ पे कंसीडर करते हो, किसी भी पॉइंट पर कंसीडर करोगे तो S1 वाली लाइट इतना डोमिनेट करेगी ऑलरेडी। गुड टू नो। तो अब टोटल पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो नेट पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे। नेट पाथ डिफरेंस फॉर पॉइंट P, फॉर पॉइंट P। तो जब P पॉइंट पर आप नेट निकालना चाहोगे तो डेल्टा एक्स आएगा। अगर हमने P पॉइंट ऊपर लिया जिसको ये Y पकड़ने वाले हैं, तो आप पाओगे कि अगर इस तरह से लाइट रेस थी तो S1 वाला लीड कर रहा था, और जब हम P पॉइंट पर जाएंगे तो कौन सा लीड करेगा, S2 लीड करेगा। तो टोटल पार्ट डिफरेंस क्या कुछ ऐसा हो जाएगा, S2P माइनस S1P, जो हम लोग ऑलरेडी निकाला करते थे, माइनस डेल्टा एक्स नॉट। ना ये यहाँ पर माइनस लगाना है या प्लस निकालना है वो कैसे आपको समझ में आएगा, वो ये आपको समझ में आना चाहिए कॉमन सेंस से कि अगर लाइट रेस हमने इस तरह से बनाया है, इसका मतलब S1 से जाने वाली लाइट रे ऑलरेडी इतना एक्स्ट्रा चल रहा है, और अगर हमने ऊपर पॉइंट लिया है तो S2 अब आधा ज़्यादा चलेगा। तो S2 S1 से कितना ज़्यादा चलेगा, वो S2P माइनस S1P से आएगा। लेकिन ये तो S2 का डोमिनेशन हुआ, S1 का डोमिनेशन इतने अमाउंट से था, तो S2 का टोटल डोमिनेशन किया हुआ, इसलिए उसको सबट्रैक्ट कर देंगे। अगर ये लाइट रे मैंने ऊपर से बनाया होता है और पॉइंट ऊपर कंसीडर किया होता है तो फिर दोनों को ऐड करते हैं, क्योंकि S1 आगे भी लीड कर रहा होता है, आगे भी लैग कर रहा होता है, बाद में भी लैग कर रहा होता है। गॉट टू नो। और अगर सिमिलरली अगर P पॉइंट हम यहाँ पे चूज़ करेंगे तो आप देखोगे S1 यहाँ पे लीड किया है, X1 यहाँ पर भी लीड करेगा, तो फिर भी ऐड करना होगा। सो प्लस माइनस हम यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे। एनीवे, अच्छा ये जो वैल्यू होती है इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये कितना होगा, कैन वी से कि इसकी जो वैल्यू आएगी ये नंबर, दिस कम्स आउट टू बी y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, और इसको डी साइन थीटा बोलते थे अगर वहाँ पे थीटा वर्ड यूज़ करते हो तो, और माइनस एक्स नॉट को डी साइन अल्फा कर सकते हो। आप चाहो तो इसको थीटा के टर्म में भी लिख सकते हो तब भी जमेगा, और अल्फा के टर्म में लिख सकते हो तब भी जमेगा। तो एक बार हम लोग थीटा के टर्म में लिख लेते हैं। थीटा के टर्म में क्या आएगा, ये आता है डी साइन थीटा, जहाँ पर थीटा वही नोटेशन है, थीटा मीन्स ये इसका लोकेशन, ये थीटा है, और माइनस डी साइन अल्फा। So that becomes the part difference. Now you can apply for maxima, for minima, for other stuff. और अगर आप चाहो उस फॉर्मेट में लिखना तो लिख सकते हो y d अपॉन कैपिटल D माइनस d साइन अल्फा। एंड देन फॉर मैक्स, कहाँ पर मैक्सिमा मिलने वाले हैं, लेट्स से हम लोग मैक्सिमा और मैक्सिमम इंटेंसिटी और ब्राइट फ्रिंज के बारे में बात करते हैं, तो यही डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, एन लेमडा हो जानी चाहिए। अगर आप इसको एन लेमडा बताते हो तो दस गोइंग टू बी ओवर, सो दिस विल बी y d by d minus d sin alpha is equal to n lambda. So what the y has to be, y is going to be equal to n lambda capital D by d minus, और जब ये टर्म उधर जाएगा तो क्या ये d sin alpha बचेगा। So this will be the expression for maximum location. That means bright fringes कहाँ पर लोकेटेड होंगी वो यहाँ से पता चल जाएगा। अगेन d कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि सारा का सारा सभी फ्रिंजेस शिफ्ट कर जाएंगे जिस तरह से पहले शिफ्ट किए थे, तो इसमें जो शिफ्ट अमाउंट आएगा वो ही आ जाएगा। और अब आपसे ये पूछ सकता है कि अगर ये सिचुएशन दी है तो ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहाँ पर होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा। तो आप बोलोगे कि सिंस ये ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था तो अब आपको इसको कम कराना, यानी ऊपर ही है, यानी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऊपर की तरफ चला जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? सो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहाँ पर कहीं आपको मिलेगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, इसको मेज़र कर सकते हैं। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन निकालने के लिए हम इसको यूज़ कर लेंगे। ओके, इसको अगर आप एक बार चेक कर दें, ये माइनस साइन उस साइड जाएगा तो एक ऐसा आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर CBF क्या बोल सकते हैं, फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज n शुड बी इक्वल टू 0। अगर आपने n को 0 किया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d साइन अल्फा। इसका मतलब है कि ये जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की सेपरेशन होगी इसके बारे में हम बता पाएंगे। और अगर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऊपर गया है जिस अमाउंट से, तो बाकी सभी उसी अमाउंट से ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, शिफ्ट कर जाएंगे। तो जो इंटेंसिटी पैटर्न होगा दैट विल बी शिफ्टेड अपसाइड। तो अपसाइड शिफ्ट करेगा, डाउन साइड शिफ्ट करेगा, वो हम यहाँ से बता सकते हैं। सो मैं एक बार फिर समराइज़ कर देता हूँ। अगर ये लाइट रेज किसी एंगल पर आ रहे होते हैं तो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, डी साइन अल्फा। बस आपको इसको यूज़ करना है, और इस पार्ट डिफरेंस के बाद आपको एक जनरल पार्ट डिफरेंस का एक्सप्रेशन मिलेगा। फिर मैक्सिमा निकालने के लिए मैक्सिमा की पोजीशन निकालोगे। एक बार मैक्सिमम की पोजीशन आ गई
तो फिर आप मिनिमम की पोजीशन निकालोगे। एन को जैसे मैंने 0 रखा तो सेंट्रल मैक्सिमा निकल के आया, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आ गया। एन को 1 रख देंगे तो किसका लोकेशन आ जाएगा, फर्स्ट, ऊपर वाला फर्स्ट आ जाएगा। एन को -1 रखेंगे तो नीचे वाला फर्स्ट आ जाएगा। इस तरह से हम सभी की लोकेशन बता सकते हैं, क्योंकि आपके एन की जो वैल्यू होती है वो 0 +-1 +-2 इस तरह से चलती है। तो 0 रखने से सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आएगा, +1 रखने से ऊपर वाला आता है, -1 रखने से नीचे वाला आता है। सिमिलरली +2 -2 +3 -3 रख करके सारे मैक्सिमास की लोकेशन बता सकते हैं। एक बार आपको मैक्सिमास मिल गया तो उनके एग्जैक्टली बीच में मिनिमास मिलेगा। आप देखोगे कि क्या आपसे पूछेगा इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, तो आप बोलोगे इसमें फ्रिंज विड्थ में क्या कोई फ़र्क आया, फ्रिंज विड्थ की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा, अभी भी जो फ्रिंज विड्थ है वही रहेगा। फ्रिंज विड्थ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रिंज विड्थ, उसके लिए n की वैल्यू 1 रखो, फिर 2 रखो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो आप पाओगे कि ये टर्म सब्ट्रैक्शन में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू अभी भी λ/d/d आने वाला है। इसका मतलब है कि अगर आपने लाइट रे को पहले बेंड किया हुआ है तो उससे फ्रिंज विड्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसा ही पैटर्न था अभी भी एग्जैक्टली वैसा होगा, बट ये पूरा का पूरा शिफ्टेड होगा अपवर्ड की डायरेक्शन में, राइट। और जबकि आपने देखा था कि अगर आपने यहाँ पे मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया था तो फ्रिंज विड्थ कम होना स्टार्ट हो गया था। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन हमको पता रखना होगा कि कब फ्रिंज विड्थ चेंज होता है, कब फ्रिंज विड्थ वही रहता है, और ये पूरा का पूरा पैटर्न शिफ्ट कर जाता है। ओके, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट वेरिएशन, वी कैन कॉल इट एज अ 4। तो ये बेसिकली एज एग्जांपल्स का भी काम करेंगे और क्वेश्चंस का काम करेंगे। इस केस में अगेन सिमिलर सेटअप है आपके पास YDAC का, और स्लिट्स हैं, डिस्टेंस है, स्क्रीन है, एवरीथिंग, और जो भी एजम्पशंस है वो वैलिड है। और लाइट रेज इस तरह से आ रहे हैं। अगर इस तरह से लाइट रेज आपको दिखाया गया, इसका मतलब है उसके पहले कोई पाथ डिफरेंस नहीं आ रहा है, जो भी आएगा वो उसी तरह से आएगा। और फिर ये दोनों एज अ सोर्स का काम करेंगे, फिर किसी पी पॉइंट पर इंटरफेरेंस होगा। लेट्स से इस बार हम लोग वाइट लाइट यूज़ करते हैं, अभी तक मोनोक्रोमेटिक यूज़ कर रहे थे, और मोनोक्रोमेटिक से आपको मैक्सिमास मिनिमास की लोकेशंस मिल रही थी। तो जब हम वाइट लाइट यूज़ करेंगे तो वाइट लाइट में आप पाओगे मल्टीपल कलर्स होते हैं, अलग अलग वेवलेंथ्स होती हैं, और जो YDAC का इंटरफेरेंस पैटर्न होता है वो सिंगल कलर के लिए होता है, यानी सिंगल वेवलेंथ के लिए होता है। तो होगा क्या कि इसमें बहुत सारे कलर वाले जो है ना वो सभी सुपरपोज करेंगे, लेकिन जो इंटरफेरेंस मिलेगा वो केवल और केवल सेम कलर वाले मिलेंगे। मीनिंग इज़ कि वाइट लाइट में विप गेवर होता है, और विप गेवर के कलर्स को देखेंगे तो जो वायलेट है वो वायलेट के साथ इंटरफेयर करेगा, रेड के साथ होगा, ब्लू के साथ होगा। तो इस तरह से सभी कलर का अपना अलग अलग पैटर्न आएगा। ब्लू का अपना अलग पैटर्न आएगा, ग्रीन का अलग पैटर्न आएगा, येलो का अलग पैटर्न आएगा, और सभी के मैक्सिमास इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। जैसे रेड को अगर वॉच करो तो ये बेसिकली कई सारे क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा। रेड को वॉच करो तो अगर रेड का सेंट्रल यहाँ पर आया तो रेड का फर्स्ट यहाँ मैक्सिमा होगा, सेकेंड यहाँ पर होगा, इस तरह से आगे बढ़ेगा, थर्ड यहाँ पर होगा, उनके मिनिमास यहाँ पर होंगे। तो रेड अपना इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा होगा, ब्लू इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा होगा, ग्रीन इंडिपेंडेंटली अपना इंटेंसिटी पैटर्न शो कर रहा होगा। तो सभी के अलग अलग, इसका मतलब एक ही स्क्रीन पे बहुत सारे कलर के बहुत सारे इंटरफेरेंस पैटर्न एक साथ दिखाई देने वाले हैं। नाउ अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि अगर हमने वाइट लाइट यूज़ की तो क्या कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर आपको वाइट मैक्सिमा मिले। तो वाइट मैक्सिमा मिलने का मतलब हुआ कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर सभी लाइट रेज मिल करके उसी को मैक्सिमा बना रहा हूँ, यानी उसी पॉइंट पर सभी का पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n लैम्डा हो रहा होगा। ऐसा केवल और केवल एक ये पॉइंट मिलने वाला है, O पॉइंट। जब आप O पॉइंट को वॉच करोगे तो O पॉइंट पर होगा क्या कि पाथ डिफरेंस, नो मैटर कौन सी लाइट रेज यूज़ करते हो, किसी का पाथ डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो पाथ डिफरेंस सभी के लिए 0 हो जाएगा। तो एट O ये स्पेशल पॉइंट का काम करेगा। एट O पॉइंट पर आप पाओगे कि पाथ डिफरेंस 0 रहने वाला है, और जब पाथ डिफरेंस 0 होगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा होता है, और अलग अलग लैम्डाज हैं बट सबके लिए n कितना जा रहा है, 0। तो इसलिए लैम्डा का जो डिफरेंस था वो नलीफाई हो गया। तो सारी लाइट एक साथ मिलकर के इसको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनाएंगे, और सिंस सभी लाइट एक साथ मैक्सिमम इंटेंसिटी से एक ही लोकेशन पे लोकेटेड हैं, इसलिए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कैसा आएगा, वाइट आएगा। इसके अलावा कोई और मैक्सिमा देखोगे, ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, CBF हो गया, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो गया। किसी और लोकेशन P लोकेशन पर अगर आते हैं हम लोग, यहाँ पर P देते हैं, तो इस P लोकेशन पर जो कि वाई डिस्टेंस पर है, तो आप पाओगे कि P का अगर कोई मैक्सिमा या कोई भी इंटेंसिटी पकड़ते हैं तो उसका जो पाथ डिफरेंस होता है वो Y पर डिपेंड करता है। सो डेल्टा x एट P और फॉर पॉइंट P, डेल्टा x की वैल्यू y/d आती है, इजंट इट। और अगर उसको मैक्सिमा या मिनिमा या कोई भी टर्म इंट्रोड्यूस करना तो उसमें लैम्डा का इन्वॉल्व आता है।
तो अगर हम फॉर मैक्सिमा की बात करते हैं, फॉर मैक्सिमा, सो मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, एन लेमडा होना चाहिए। और आप पाओगे कि एन की वैल्यू अब जीरो नहीं होगी, तो लेमडा का रोल आएगा। इसका मतलब हर अलग अलग लेमडा के लिए, अलग अलग कलर्स के लिए डिफरेंट पार्ट डिफरेंस आएगा। अगर पाथ डिफरेंस डिफरेंट आ रहा है तो डी और डी कॉमन होने की वजह से वाई की वैल्यू अलग अलग आएगी। इसका मतलब है थर्ड मैक्सिमा ऑफ रेड विल बी एट अ डिफरेंट लोकेशन दैन थर्ड मैक्सिमा ऑफ ब्लू, थर्ड मैक्सिमा ऑफ ग्रीन, थर्ड मैक्सिमा ऑफ येलो। दैट मीन्स हर एक केक के थर्ड मैक्सिमास की लोकेशन अलग अलग आएगी। तो जिसका पूछा जाएगा उसको आप बता सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के मैक्सिमास ओवरलैप कर जाएं, जैसे थर्ड मैक्सिमा ऑफ रेड और थर्ड मैक्सिमा ऑफ ग्रीन ओवरलैप नहीं करेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट मैक्सिमा ऑफ ग्रीन, डिफरेंट मैक्सिमा ऑफ रेड कैन ओवरलैप। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा लोकेशन बताइए जिसमें एक कलर का ये मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा के साथ ओवरलैप करता है। सो मैक्सिमा पूछेगा तो आप ये कंडीशन लगा दोगे। मिनिमा के लिए क्या कंडीशन लगाते हैं, ये अपनी कंडीशन आपको याद रखनी है। डेल्टा एक्स की वैल्यू n प्लस हाफ लेमडा लिखते हो आप। सो जिस मैक्सिमा के बारे में बात किया जाए उस मैक्सिमा के लिए n चूज़ करेंगे, जिस मिनिमा के बारे में बात किया जाए उसमें मिनिमा के बारे में बात करेंगे, जिस कलर के बारे में बात किया जाए उस कलर को यूज़ करेंगे और फिर अपने क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। आप पाओगे कि कोई और ऐसा पॉइंट आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर सभी लाइट मिल करके एक साथ मैक्सिमा या मिनिमा बना रहे हों, इसलिए वाइट केवल एक ही ब्राइट स्पॉट मिलेगा और बाकी अपने करस्पॉन्डिंग मैक्सिमास मिनिमास मिलेंगे। फिर और भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सपोज के लिए हम nth मैक्सिमा के बारे में बात करते हैं। nth मैक्सिमा सभी के लिए nth मैक्सिमा किसका सबसे दूर होगा, जैसे ऐसा बोला जाए फर्स्ट मैक्सिमा सबसे दूर किसका होगा, ओ से रिलेटेड। तो जब nth मैक्सिमा के बारे में बात करेंगे तो हम जानते हैं कि y की वैल्यू क्या होती है, y इज इक्वल टू एन लेमडा डी बाई डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लोकेशन ऑफ मैक्सिमा ऑफ एनी कलर्ड और एनी वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, इजंट इट। अब आप देखोगे कि किसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए रेड के लिए y की वैल्यू सेम n के लिए सबसे ज़्यादा आएगी। तो इसका मतलब है रेड का मैक्सिमा सबसे दूर होगा, वायलेट का मैक्सिमा सबसे पास होगा। तो अगर फर्स्ट मैक्सिमा को देखना चाहें तो फर्स्ट मैक्सिमा अगर मैं इसके को ड्रॉ करता हूँ और लेट से कोई भी मैक्सिमा को लोकेट करने की कोशिश करते हैं, लेट से यहाँ कहीं अपना ओ पॉइंट था और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई मैक्सिमास हैं, लेट से nth मैक्सिमास हैं सभी कलर के। तो आप पाओगे कि सबसे डाउन साइड कौन सा होगा, सबसे डाउन साइड जो मैक्सिमा होगा वो वायलेट का होगा, फिर इंडिगो का होगा, इस तरह से चलते चलते सबसे ऊपर कौन सा होगा, रेड होगा। इसका मतलब इनके मैक्सिमास भी किस ऑर्डर पर होंगे, विव गोर फ्रॉम डाउन टू अप, वो हम यहाँ से बता सकते हैं। तो इस तरह से आपसे थ्योरेटिकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप उसके आंसर दे सकते हो अगर आपको ये पता चल रहा है कि विब्योर में वेवलेंथ का ऑर्डर किया जाता है। वाइट लाइट में अलग अलग वेवलेंथ होने की वजह से उनका लोकेशन ऑफ मैक्सिमाज अलग होंगे, मिनिमाज अलग होंगे और लेमडा की वैल्यू को लेकर के मैक्सिमा की पोजीशन के बारे में बात कर सकते हैं। एक बार मैक्सिमा पता चल गया तो मिनिमा भी सिमेट्रिकली लोकेटेड होते हैं, बता सकते हैं। ओके, समटाइम एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है, जैसे वो आपसे बोलेगा कि एक पर्टिकुलर वाई देगा, लेट से वाई इज़ गिवन। सो अगर y आपको गिवन है तो उस y पर हम बता सकते हैं कौन से कलर का मैक्सिमा होगा, कौन से कलर का मिनिमा होगा। क्यों, क्योंकि अगर y इस फॉर्मूले से चलता है तो हम पहले इसको लगाएंगे और वेवलेंथ रखेंगे सभी कलर की, d को रखेंगे, ये रखेंगे और n की वैल्यू अगर इंटीजर आ गई इसका मतलब मैक्सिमा हो जाएगा। तो हर एक पर्टिकुलर y पर आप पाओगे कि किसी का भी मैक्सिमा, मिनिमा या कोई और इंटेंसिटी लाई कर सकती है। जनरली आपसे ऐसा पूछेगा कि फॉर गिवन y उस पर्टिकुलर लोकेशन में कौन कलर एब्सेंट है या कौन सा वेवलेंथ एब्सेंट है। सो फाइंड एब्सेंट कलर और एब्सेंट वाई। सो एब्सेंट कलर होने का मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर कलर के लिए उस लोकेशन पर कोई लाइट नहीं है, इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब है वो मिनिमा है। दैट बेसिकली इम्प्लाइज कि उस कलर के लिए मिनिमा होना चाहिए। तो अब आप एज्यूम कर लोगे वो लेमडा वेवलेंथ है जिसके लिए ऐसा हो रहा है, तो आप लगाओगे कौन सा फॉर्मूला, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 इंटू लेमडा, और आपको लेमडा कैलकुलेट करनी है। पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस आपको यहाँ से पता चल जा रहा है, विच इज़ इक्वल टू वाई डी बाई डी। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, सिंपल कैलकुलेशन। वाई आपको गिवन है, डी कैपिटल डी से सेटअप का पार्ट है वो आपको गिवन होगा और यहाँ से आपको ये नंबर पता चल जाएगा। अब आप n की अलग अलग वैल्यूज़ को रखेंगे, n को 1 रखेंगे, 0 रखेंगे, -1 रखेंगे, रख करके देखेंगे और वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे।
तो जो भी वेवलेंथ आएंगी सभी के सभी वहाँ पर अपसेंट होंगी। सिंस ये लाइट के बारे में बात चल रहा होगा तो लाइट की वेवलेंथ के बारे में आपको पता होता है कि लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो रफली 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। सो हम यहाँ से क्या करेंगे कि डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एन के लिए डिफरेंट वेवलेंथ को कलेक्ट करेंगे। और सिंस वो लाइट की बात चल रही, कौन सी लाइट अपसेंट है, कलर अपसेंट है, तो जो वेवलेंथ इस जोन में आएंगे उनको कैलकुलेट करेंगे और बोलेंगे ये अपसेंट है। बाकी और भी अपसेंट होंगे बट वो लाइट नहीं होंगे, वो कोई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगे। तो इस तरह से हम लाइट का बता सकते हैं कौन सा लाइट अपसेंट है किसी लोकेशन पे, कौन सा लाइट प्रेजेंट है। तो इस तरह का क्वेश्चन कॉमन रहता है, इसलिए मैंने ये पॉइंट बताया। सो अपसेंट का मतलब यहाँ से हम इंटरप्रेट करने वाले हैं। ओके, नाउ लेट्स कंसिडर वन मोर केस। इसमें इस तरह का सेटअप बना के देगा और बोलेगा कि लेट्स से ये D1 है। जनरली वो दोनों को बराबर देगा, D और D बोलेगा, और अलग अलग भी देता है तो फिर हम D1 D2 कंसीडर कर सकते हैं, तो हम D1 D2 बोल देते हैं। और अब आपसे बोलेगा कि बताइए इस पॉइंट पर, O पॉइंट पर या O डैश पॉइंट पर कितना इंटेंसिटी आ रहा है या किसी और पॉइंट पर आ रहा है, तो ये अपने लिए फाइनल स्क्रीन का काम करेगी। सो हो क्या रहा है वो भी बताते हैं। तो पहले ऐसा बोलेगा कि यहाँ पर लाइट रे आ रहा है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन एक साथ नहीं करेगा, एडवांस क्वेश्चन में कर भी सकता है थोड़ा बहुत, तो एक एक करके हम लोग समझ रहे हैं। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट है वो स्लिट का काम करेगा, तो और इसके लिए ये जो है वो स्क्रीन का काम करेगा। तो हम पहले इसको स्क्रीन 1 समझेंगे, स्क्रीन समझेंगे, और ये हमारी फाइनल स्क्रीन हो जाएगी। सो पहले केवल इतना पोर्शन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब हो सकता है आपसे यहाँ पर पूछेगा, लेकिन हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का मतलब हुआ कि अगर कोई एक लाइट रे आ रहा होगा तो बोलेगा कि उसकी इंटेंसिटी I0 है, तो दोनों स्लिट से I0 एंट्री करेगी। फिर ये जो है, अगर वो सेंट्रल पॉइंट लिया है तो ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होता है, तो यहाँ पर कितना इंटेंसिटी आएगा, 4I0 आएगा। ये हम लोग जानते हैं, डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल हैव 4I0 इंटेंसिटी। फिर इसके बारे में S3 के बारे में बताएगा, ये डिस्टेंस आपको देगा, तो ये हमारे लिए Y का काम करेगा। अगर नहीं देता, ऐसा बोलता है इसके जस्ट सामने है, तो फिर हम बोलेंगे ये D/2 होता है, तो Y की वैल्यू D/2 हो जाएगी। सो पॉइंट इज कि हमको Y की वैल्यू गिवन होगी। अब इस Y पर कितना इंटेंसिटी होगा ये हम पता कर सकते हैं। Y पर इंटेंसिटी कैसे पहले पता करते हैं, तो Y के लिए हम पार्ट डिफरेंस यूज़ करते हैं। डेल्टा X की वैल्यू Y/D होती है, इजंट इट। तो Y आपको गिवन होगा, तो यहाँ से हम पार्ट डिफरेंस निकालेंगे। इस पार्ट डिफरेंस के बाद फिर फेज डिफरेंस निकालेंगे। इस फेज डिफरेंस के बाद फिर इंटेंसिटी के लिए 4I0 cos स्क्वायर 5/2 का फॉर्मूला लगा देंगे। तो इससे हमको S3 पॉइंट पर कितना इंटेंसिटी आ रहा है वो पता चल जाएगा फॉर S3। और S4 मैंने डायरेक्टली बोल दिया है, S4 पर कितना इंटेंसिटी जाएगी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है S4 कहीं और बनाया गया होता है, तो फिर हम सेम फार्मूले को फिर से रिपीट करके हम S4 के बारे में ही बता सकते हैं, उसके लिए Y पता करेगा। पॉइंट इज़ कि यहाँ पर कितना इंटेंसिटी आएगी वो हमको पता चल जाएगा। लेट्स उसको हम I0 डैश मान रहे हैं। अब अपने को क्या करना है कि अब अपना ये सॉल्व हो गया, अब इसको भूल जाएंगे। अब अपने पास ये 2 पॉइंट सोर्स हैं और ये स्क्रीन बन रही है, तो फिर ये सेकंड YDAC है, सेटअप है, उसको यूज सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब इसको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा ना। अब इसके बाद S3 एंड S4 को आप पकड़ सकते हो और उस स्क्रीन को ले सकते हो, और किसी भी पॉइंट पर आपको पता करना है तो उसके लिए आप इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला निकालेंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वो आएगी I1 + I2 + 2 टाइम्स √I1 I2 cos phi। क्यों? क्योंकि यहाँ पर I1 और I2 की वैल्यू बराबर नहीं भी हो सकती हैं, और जहाँ पर I1 का मतलब है 3, और आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो I3 I4। अगर उसी नोटेशन पे वर्क करना है तो ये 3 और ये 4 हो जाएगा। अब I3 I4 की इंटेंसिटीज़ क्या हैं वो आपने पहले से निकाल रखी हैं, क्योंकि I3 की वैल्यू को आप क्या लिखने वाले हैं, I0 डैश, और I4 की वैल्यू को क्या लिखेंगे, 4I0। इनको यूज़ करके आप ये बता सकते हो कि सुपर पोजिशन होने के बाद किसी P पॉइंट पर कितना इंटेंसिटी आने वाला है। हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड दैट। P पॉइंट पूछेगा, इसका मतलब ये Y डैश की वैल्यू आपको देगा। जैसे आपको ये Y डैश की वैल्यू देता है तो सेम रूल को फिर से फॉलो कर लेंगे। Y डैश को यूज़ करके पार्ट डिफरेंस निकालेंगे, पार्ट डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकालेंगे, फिर उससे इंटेंसिटी निकालेंगे। लेकिन उसके लिए अब इस इंटेंसिटी का फॉर्मूला ना यूज़ करके हम इसको यूज़ करेंगे, राइट। इसको हम किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाल सकते हैं अगर वो मल्टीपल YDAC सेटअप को ज्वाइन करता है। सपोज कर इसके आगे भी ऐसे ही बनाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि फिर से 2 पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालते हैं जो सोर्स पॉइंट बनेंगे, और फिर उसके आगे हम YDAC को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने आपको आइडिया दिया है। आप देखोगे SCV में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, आप ट्राई करोगे और सॉल्व करोगे इसी लॉजिक पर, आपको आंसर मिलेगा। तो उससे आपको पता चलेगा वेदर यू आर एबल टू अटेम्प्ट इट और नॉट। वेल, सो दिस वीडियो कुछ वेरिएशंस आपने देखे जो YDAC से रिलेटेड थे।
एक वीडियो और नेक्स्ट आएगा जिसमें YDAC से रिलेटेड कुछ और भी वेरिएशंस आएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे फ्रेशनल, बाइप्रिज्म, ओलर्ड, मिरर और थिन प्रिज्म से कितना रिफ्रैक्शन आता है और रिफ्लेक्शन से इंटरफेरेंस पैटर्न आता है। तो पॉइंट क्या है कि जो YDAC कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को हम अलग अलग सेटअप पर भी यूज़ कर सकते हैं। सो वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।